प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुचिता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। आज हम बीए पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट के टॉपिक फांसीवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात इटली में फांसीवाद का प्रादुर्भाव हुआ। फांसीवादी विचारधारा सर्वसत्तावादी व तानाशाही विचारधारा है। फांसीवाद का अंग्रेजी रूपांतरण फासिज्म है। फासिज्म शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फैसियो शब्द से हुई है। फैसियो शब्द का अर्थ लकड़ियों का बंधा हुआ गट्ठा या कुल्हाड़ी होता है। लकड़ियों का गट्ठा एकता व अनुशासन का तथा कुल्हाड़ी शांति का प्रतीक है। प्राचीन रोम का राज चिन्ह भी गट्ठर व कुल्हाड़ी था। यह अनुशासन और सैनिक जीवन का प्रतीक है। फांसीवादी विचारधारा सैद्धांतिक कम और व्यवहारिक अधिक है। इसी कारण फांसीवाद को व्यवहारिक प्रयोग कहा जाता है। 1915 में इटली के मिलान शहर में मुसोलिनी के नेतृत्व में फैसियो नामक संस्था की स्थापना की गई थी। संस्था का उद्देश्य इटली के व्यक्तियों को एकता व अनुशासन के सूत्र में बांधना था ताकि वे राष्ट्र के लिए मर मिट सकें। इस संस्था का प्रतीक चिन्ह फैसियो तथा इसके सदस्यों को फैसिस्ट कहा जाता था। 1919 में संस्था का पुनर्निर्माण किया गया। 1922 अक्टूबर को मुसोलिनी इटली का एक छत्र तानाशाह शासक बन गया, जो 1943 जुलाई तक तानाशाह शासक बना रहा। मुसोलिनी के सत्ता में आने के पश्चात ही फांसीवादी विचारधारा लोकप्रिय हुई। मुसोलिनी ने इटली के युवकों को एकता की प्रेरणा देने वाले संदेश में कहा था, फांसीवाद वास्तविकता पर आधारित है। हम निश्चित तथा वास्तविक उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य व कार्यक्रम कार्य करना है, केवल बातें करना नहीं। फांसीवाद और नात्सीवाद। जिस प्रकार इटली में फांसीवाद का प्रादुर्भाव हुआ, ठीक उसी प्रकार जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नात्सीवाद राष्ट्रीय समाजवाद का प्रादुर्भाव हुआ। जिस प्रकार इटली में फांसीवाद फला फूला, ठीक उसी प्रकार जर्मनी में भी नात्सीवाद पनपा। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात 1919 में पराजित जर्मनी के साथ पेरिस शांति सम्मेलन में वर्साय की संधि हुई। यह जर्मनी पर थोपी गई संधि मानी जाती है। जर्मनी की राष्ट्रीय संपत्ति छीन ली गई। जर्मनी का विसैन्यीकरण किया गया। जर्मनी की आर्थिक रूप से लूट की गई। परिणाम स्वरूप जर्मनी में राजनीतिक और आर्थिक असंतोष और अस्थिरता फैल गई। जर्मनी की जनता के असंतोष का लाभ उठाकर हिटलर 1933 के प्रारंभ में जर्मनी का तानाशाह बन गया। इटली के परिवर्तित फांसीवाद को ही हिटलर का फांसीवाद या नात्सीवाद कहा जाता है। हिटलर के फांसीवाद या नात्सीवाद जिसके विचार हमें हिटलर की आत्मकथा मीन कैम्फ हिंदी रूपांतरण मेरा संघर्ष में मिलते हैं। फांसीवाद व नात्सीवाद के विचारों में कोई विशेष अंतर नहीं है। राष्ट्र, राज्य, व्यक्ति, दल, नेता, साध्य व साधन के बारे में फांसीवादी व नात्सीवादी विचार एक ही हैं। इंग्लैंड व फ्रांस ने अपने तुष्टीकरण की नीति पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट द्वारा अपरोक्ष रूप से फांसीवादी विचारधारा का खूब विकास किया। दोनों विश्व युद्धों के समय पूरे यूरोप पर फांसीवाद का भय और प्रभाव छाया रहा। मुसोलिनी ने लिखा, हम फांसीवादियों में सब परंपरागत सिद्धांतों को त्याग देने का साहस है और हम कुलीन तंत्रीय लोकतंत्रवादी क्रांतिकारी प्रतिक्रियावादी व सर्वहारा के समर्थक, सर्वहारा के विरोधी शांतिवादी तथा शांतिवादी विरोधी सभी कुछ हैं। एक निश्चित आदर्श अर्थात राष्ट्र का होना पर्याप्त है, शेष स्वतः स्पष्ट हो जाएगा। इटली की विभाजित भौतिक और नैतिक शक्तियों को संगठित करने के लिए फांसीवाद का प्रतिपादन किया गया था। फांसीवाद की परिभाषाएं। C.D. बर्न्स के अनुसार इटली का फासिस्टवाद एक राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन है। इसका उद्देश्य राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था का पुनर्गठन है। विलियम एबलस्टीन के शब्दों में फांसीवाद एक औद्योगिक क्षेत्र में विकसित समाज के संघर्षों का समाधान करने का सर्वाधिकारवादी उपाय है। रजनी पामदत्त के अनुसार फांसीवाद कुछ विशेष परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर आधुनिक पूंजीवाद की समाप्ति करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। सेबाइन के शब्दों में फांसीवादी दर्शन बहुत अस्पष्ट और उलझा हुआ है। यह विशेष परिस्थितियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए
विभिन्न स्रोतों से लिए गए विचारों का एक समूह है। यह तर्कपूर्ण नहीं है, इसकी भाषा और उद्देश्य भय उत्पन्न करने वाले हैं। कोकर के शब्दों में, फांसीवादी अपनी प्रयोगात्मकता व व्यवहारिकता के लिए प्रसिद्ध है। यह पहले कार्य और बाद में सिद्धांत में विश्वास करते हैं। यह तर्क की अपेक्षा अनुभव पर आधारित है। फांसीवादी सिद्धांतों का ज्ञान हमें परस्पर संधियों से मिलता है, उन व्यक्तियों के कार्य से चलता है जो फांसीवादी उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए इसमें संलग्न है। विलियम एपनस्टीन के शब्दों में, पश्चिमी उदारवादी जीवन पद्धति के विरुद्ध 20वीं सदी में साम्यवाद पहला महत्वपूर्ण सर्वाधिकारवादी विद्रोह था और फांसीवाद दूसरा। मूलतः फांसीवाद एक दलीय अधिनायकत्व वाले शासन और समाज का सर्वाधिकारवादी संगठन है जो उग्र राष्ट्रवादी, नस्लवादी, युद्धप्रिय और साम्राज्यवादी होता है। पंडित नेहरू के अनुसार, जब तक समाजवाद, साम्यवाद और उदारवाद के विरोध को ही एक पृथक दर्शन मान लिया जाए, तब यही कहना पड़ेगा कि फांसीवाद की अनोखी विशेषता है कि वह किन्हीं निश्चित सिद्धांतों, विचारधारा, दर्शन पर आधारित नहीं है। मैरियो कार्लो के अनुसार फांसीवाद का जन्म युद्ध से हुआ है और युद्ध से ही उसने अपना विकास खोजा है। मुसोलिनी के अनुसार फांसीवादी वास्तविकता पर आधारित है। हम निश्चित तथा वास्तविक उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। युद्ध मनुष्य के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि स्त्री के लिए मातृत्व। अंतर्राष्ट्रीय शांति कायरों का स्वप्न है। इटली का या तो प्रसार होना चाहिए या उसे मर जाना चाहिए। राज्य के बाहर और राज्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। फांसीवाद का उदय युद्ध से हुआ है और युद्ध से ही इसका विकास संभव है। साम्राज्यवाद मानव जीवन का अनंत व अपरिवर्तनशील सिद्धांत है। राष्ट्र एक स्वावलंबी इकाई है जिसका विकास सतत तथा सदैव जीवित है। मेरा कार्यक्रम बात नहीं, काम करना है। फांसीवाद का विकास। फांसीवाद का विकास सबसे पहले इटली में हुआ। 1918 में जर्मनी की पराजय के पश्चात इटली की आर्थिक दशा बिगड़ गई। 1912 में टर्की के साथ युद्ध में भी इटली का आर्थिक पतन प्रारंभ हो गया। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी और इटली अलग अलग थे। 1915 में इटली ने मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध लड़ाया। वर्साय की संधि के अनुसार मित्र राष्ट्रों ने इटली के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार नहीं किया। इटली के प्रतिनिधि ऑरलैंडो ने मित्र राष्ट्रों के निर्णय का विरोध किया। 1939 तक इटली की शिकायत रही कि लूट का माल उसके कार्य व स्तर के अनुकूल नहीं मिला है। 1918 में इटली में आर्थिक असंतोष आरंभ हो गया। युद्ध से लौटे सैनिक बेरोजगार हो गए। सदैव हड़ताल व संघर्ष के कारण उत्पादन कम होने लगा। इटली के राजनीतिकों को भय हो गया कि कहीं साम्यवादी शासन स्थापित न हो जाए। मुसोलिनी का जन्म 1883 में इटली में हुआ। मुसोलिनी के पिता बढ़ई का कार्य करते थे। बचपन से ही मुसोलिनी समाजवादी विचारधारा के संपर्क में आया। 1919 में मुसोलिनी ने इटली में फ्रांसिस्को डी कॉम्बे डाइमेंटो नामक संस्था की स्थापना की। संस्था का कोई निश्चित कार्य नहीं था। संस्था ने पूंजीवाद व निरंकुश शासन का विरोध किया। सैनिक अनुशासन के ढंग पर स्वयं सेवक संघ का गठन किया गया। 1921 में मुसोलिनी की विचारधारा में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। उसने पूंजीवाद व जमींदारों का समर्थन किया, खुले रूप से उग्र राष्ट्रवाद व हिंसा का प्रचार करना आरंभ कर दिया। फांसीवादी दल का प्रचार करने के लिए क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत अवयंती नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। 1922 में ही मुसोलिनी ने कैथोलिक और राजतंत्र का विरोध का भी त्याग किया, जिसके कारण वह अधिक लोकप्रिय हुआ। 28 अक्टूबर 1922 को फांसीवादियों के जत्थे रोम पहुंचने लगे। प्रधानमंत्री ने मार्शल लॉ लगा दिया। इटली के सम्राट ने फांसी विरोधी आज्ञा पर हस्ताक्षर नहीं किए तथा स्वयं मुसोलिनी के पक्ष में हो गया। 29 अक्टूबर 1922 को सम्राट ने मुसोलिनी को नवीन व मिलीजुली सरकार बनाने का आमंत्रण दिया। सभी वर्गों के सहयोग व समझौते से मुसोलिनी ने मिलीजुली सरकार का निर्माण किया। धीरे धीरे मुसोलिनी तानाशाही की ओर बढ़ा। उसने फांसी दल के अतिरिक्त सभी दूसरे राजनीतिक दलों को अवैध घोषित करके उनकी राजनीतिक हत्या कर दी। विरोधियों की हत्या कर दी गई।
सभी मुख्य पद फांसीवादियों को दिए गए। 1926 में मुसोलिनी ने संसदीय व्यवस्था और इटली की संसद ज्यूस को भंग कर दिया तथा इटली का तानाशाह बन गया। उसने फांसीवादी तरीके से इटली की आंतरिक और बाहरी नीति का संचालन किया। राष्ट्र की प्रतिभा को पूंजीवाद व श्रमिकों के बीच समन्वय फांसीवादी तरीके से किया। मुसोलिनी ने फांसीवाद को व्यवहारिक व अनुभवात्मक दर्शन की संज्ञा दी। 1943 में इटली की पराजय व फांसी दल की समाप्ति तक वह इटली का तानाशाह बना रहा। 1945 में जर्मनी और इटली में फांसीवाद का अंत हो गया। विशेष तथ्य यह है कि रोम की देवी के स्मारक का निर्माण 1870 में हुआ था। स्मारक निर्माण का उद्देश्य इटली की एकता व एकीकरण को मूर्त रूप देना था। रोम की देवी के प्रति मुसोलिनी की अटूट श्रद्धा थी। 1926 में जब वह इटली का तानाशाह प्रधानमंत्री बना तब अपना प्रथम भाषण रोम की देवी के चरणों के पास खड़े होकर दिया। संपूर्ण वह इटली और फांसीवादियों के लिए यही मूर्ति प्रेरणा का स्रोत थी।